नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 132 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। टोटल इस सीरीज में 16 चैप्टर होंगे और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा गुप्त साम्राज्य, उदय एवं विकास। चैप्टर को पढ़ने के बाद जो पहला प्रश्न आपके सामने आएगा वो ये आएगा कि जब गुप्त साम्राज्य का उदय भारत में हो रहा था तो उस समय भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। और दूसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनेगा वो ये बनेगा कि गुप्त साम्राज्य को सर्वोच्चता पर ले जाने में किन किन राजाओं का योगदान था। तो इस चैप्टर में हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये पूरी की पूरी किताब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो ना सिर्फ इग्नू के एग्ज़ाम दे रहे हैं बल्कि साथ साथ किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लगातार जनरल स्टडी में पूछी जाती हैं। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है जो कि कुल मिलाकर हमें यह बताती है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। आगे यह बताया गया है कि जब गुप्त साम्राज्य का उदय होगा तो उस समय भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी होगी। तो इससे पहले शुरू करें, मैं आपको अपनी भाषा में पहले चीज़ें समझा देता हूँ। तो देखो, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद भारत में ना बहुत सारी छोटी छोटी जो राजनीतिक शक्तियां थी वो उठने लगी। लेकिन उस समय दो बड़ी शक्तियां थी जो एक तरीके से पूरे भारत को कंट्रोल कर रही थी। उत्तर भारत की जब आप बात करोगे तो उत्तर भारत में आपको कुषाण वंश मिलेगा और दक्कन में आपको सप्तवाहन वंश मिलेंगे। यानी कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो भारत में ना एक रिक्तता सी आ गई, कोई एक बड़ी ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो पूरे के पूरे भारत को एकजुट कर सके। ऐसे में भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं का उदय हुआ जो कि छोटी छोटी रियासतों को संभाल रहे थे। लेकिन फिर भी जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में कुषाण वंश ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक सत्ता की स्थापना करी। और वहीं दक्कन की जब आप बात करोगे तो दक्कन में सप्तवाहन वंश जो था उसने एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपनी रियासत के अधीन किया। तो ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि मौर्य काल के पतन के बाद भारत में दो ही बड़ी राजनीतिक शक्तियां आई। एक सप्तवाहन वंश आए जो कि जिनका संबंध दक्षिण से था, दक्कन की राजनीति से था, जबकि कुषाण वंश का संबंध उत्तर भारत की राजनीति से था। और इस दौरान जो छोटी छोटी सत्ताएं थी वो शासन अपनी अलग अलग जगह कर रही थी, सत्ता के लिए संघर्ष हो रहे थे और बाहरी आक्रमण भी धीरे धीरे करके भारत पर होने लगे थे। परिणामतः क्या हुआ कि आगे चलकर जो कुषाण वंश है वो भी पतन की ओर जाने लगा, वो भी कमजोर होने लगा और जो सप्तवाहन वंश था ना वो भी धीरे धीरे करके क्या होने लगा, कमजोर होने लगा। तो उसी दौरान एक नई शक्ति का उदय हुआ भारत में और वो शक्ति कहलाती है गुप्तकालीन शक्ति और यहीं से स्थापना होती है गुप्त साम्राज्य की। यानी कि अब तक की शॉर्ट समरी क्या है, अब तक की शॉर्ट समरी ये है कि एक और तो मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा है क्योंकि अशोक के बाद कोई भी एक बड़ा राजा नहीं आया जो मौर्य साम्राज्य को चला सके। परिणामतः यह हुआ कि छोटे छोटे सामंत, छोटे छोटे शासक भारत की राजनीतिक इकाइयों पर शासन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद दो बड़े राजाओं का उदय होगा, एक कुषाण वंश का और एक सप्तवाहन वंश का। कुषाण वंश के लोग कहाँ शासन कर रहे होंगे, उत्तर भारत में, और सप्तवाहन वंश के लोग कहाँ शासन कर रहे होंगे, दक्कन में। बंबई के पास का इलाका है आज दक्कन, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दो पावर थी। लेकिन आगे चलकर सप्तवाहन वंश भी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगा और जो कुषाण हैं ये भी धीरे धीरे कमजोर हो जाने लग जाएंगे। परिणामतः ये होगा कि एक नई सत्ता उभरेगी और वो सत्ता होगी किसकी, गुप्त साम्राज्य की। अब हम यहाँ पर इसी प्रकार से इसे पढ़ने वाले हैं कि उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में उस समय कौन शासन कर रहा था, पश्चिम और मध्य भारत में उस समय कौन शासन कर रहा था और दक्कन और दक्षिण भारत में कौन शासन कर रहा था। और फिर हम आगे यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गुप्त राजाओं ने भारत के इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो चलो सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। तो जब आप तीसरी शताब्दी सी की बात करोगे यानी कि 13th सेंचुरी कॉमन एरा की बात करोगे तो उस समय ना हमें ना सिर्फ भारत को पढ़ना पड़ेगा बल्कि भारत के आसपास के इलाकों को भी पढ़ना पड़ेगा, लाइक दैट ईरान। तो देखो, ईरान की राजनीतिक गतिविधियों का ना भारत पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता था, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता था। ईरान में ना ससानी वंश का शासन स्थापित हो गया था तीसरी शताब्दी। अब जो ये ससानी लोग थे ये क्या कर रहे थे, भारत पर भी आक्रमण कर रहे थे। और जब हम कुषाण वंश का इतिहास पढ़ते हैं तो कुषाण वंश के जो राजा थे ये मध्य एशिया तक छाए हुए थे। तो ऐसे में ससानियों का और कुषाणों का एक संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष में ससानी जीत गए। तो जब ससानी शासक जो थे वो जीत गए तो उन्होंने नॉर्थ इंडिया पर और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर कंट्रोल कर लिया। तो इस प्रकार से कुषाण राजाओं की सत्ता धीरे धीरे क्या हो गई, निम्न स्तर पर चली गई और ससानियन जो राजा थे इनका आधिपत्य सिंध और भारत के अन्य क्षेत्रों तक फैल गया। यानी कि तीसरी शताब्दी में राजनीति का ऊँट किस करवट बदल रहा है, वो इस तरीके से बदल रहा है कि जहां पहले कुषाण वंश, उसके जो राजा सबसे तगड़ा राजा था कनिष्क, जिसने कुषाण वंश को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, जो उस राज्य की सीमा को मध्य एशिया तक ले गया था, उसका किससे युद्ध हो रहा है,
यानी कनिष्क की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, कुषाण वंश के अन्य राजाओं की बात कर रहा हूँ। तो कुषाण वंश के अन्य राजाओं का जो संघर्ष हुआ किससे, ईरान के ससानियों से हुआ। ईरान के ससानी जो थे ये शक्तिशाली थे और इन्होंने कुषाण वंश को पराजित कर दिया और इस प्रकार से नॉर्थ इंडिया पर लगभग इन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे नॉर्थ इंडिया पर कर लिया, लेकिन अधिकतर इलाकों पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब ये सारी बातें हमें पता कैसे चलती है, मुद्दा ये उठता है। तो किताब में आपकी लिखा है कि बहुत सारी संख्या में बहुत सारे सिक्के मिले हैं और जो ये सिक्के मिले हैं ये जिन जिन क्षेत्रों से मिले हैं उस आधार पर ये इतिहासकार बताते हैं कि हाँ भाई इस क्षेत्र में ये बंदा शासन करता होगा। लाइक डैट अफगानिस्तान और पंजाब से कुषाण राजाओं के सिक्के मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि अफगानिस्तान और पंजाब के इलाकों में कुषाण राजाओं ने क्या करा होगा, शासन किया होगा। इसके अलावा अफगानिस्तान, कश्मीर, पश्चिमी पंजाब में कुषाण और उसके उत्तराधिकारियों के सिक्के मिले हैं, जिससे पता चलता है कि अफगानिस्तान, कश्मीर और पश्चिमी पंजाब में भी कुषाण राजाओं ने भाई शासन किया होगा। तो कुषाण राजा जो थे ये प्रारंभिक गुप्त राजाओं के समकालीन थे, उसी टाइम पीरियड के थे और इन्होंने उत्तर भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। इसी प्रकार से पंजाब की बात करोगे आप, हरियाणा की बात करोगे, राजस्थान की बात करोगे, तो इसके अलावा कुछ अन्य भाग जब आप उत्तर पश्चिम भारत के देखोगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे सिक्के मिले हैं। लेकिन वो जो सिक्के मिले हैं ना, वो जो कॉइन्स मिले हैं वो कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ना कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर एक सरदार का शासन था और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर बहुत सारे सरदारों का शासन था। यानी कि एक और तो कुषाण वंश की सीमाएं लहलहा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पर किसी राज्य का कोई राजा नहीं था बल्कि कई कई सरदारों का शासन था और कुछ क्षेत्र ऐसे होते थे जिन पर एक कबीले का शासन होता था। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे शक्तिशाली कबीला था वो था योधेय कबीला, जिसने बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। और इन सभी कबीलाई सरदारों को कौन हराएगा, समुद्रगुप्त हराएगा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा जब बहुत सारी खुदाई में जो सिक्के मिले हैं इन सिक्कों से हमें यही पता चलता है कि नाग वंश के राजा भी यहाँ पर शासन करते होंगे। नागाओं की बहुत सारी शाखाओं के बारे में यहाँ बताया गया है जो कि कुषाण वंश के खत्म होने के बाद मथुरा और अन्य केंद्रों पर काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। जिन उत्तर भारतीय शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया था उनमें से नागा जाति के भी लोग थे। यानी कि अभी गुप्त वंश का उदय नहीं हुआ है, उससे पहले की जो राजनीतिक स्थिति है वो कैसी उत्तर पश्चिम भारत की, तो एक और तो ससानी कुषाण वंश का पतन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्थानीय सरदार, कबीलाई सरदार भी भारत में शासन कर रहे हैं। लाइक डेट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इलाकों की आप बात करोगे तो वहां पर कुछ स्थानीय जो सरदार है वो सत्ता को चला रहे हैं, जबकि कुषाण वंश पतन की ओर हो रहा है। अब ऐसे ही हम वेस्टर्न इंडिया और मध्य इंडिया की बात करेंगे, मध्य भारत की बात करेंगे। तो देखो जब आप पश्चिमी भारत की बात करोगे, मध्य भारत की बात करोगे तो यहाँ पर आपको क्षत्रप शासक शासन करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ पर कौन शासन कर रहा होगा, क्षत्रप शासक शासन कर रहे होंगे, जिनमें सबसे फेमस जो राजा है जिसके बारे में आपने शायद सुना हो, 12वीं की किताब में पढ़ा भी होगा, राजा रुद्रदमन। राजा रुद्रदमन की बात करें तो इसने 304 सी यानी कि कोमन एरा तक शासन किया था और उसके बाद कोई बड़ा राजा नहीं आया। परिणाम तक क्या हुआ, धीरे धीरे करके ये क्षेत्र भी गुप्त राजाओं के पास चला जाएगा। उसका रीजन ये होगा कि जब क्षत्रप शासकों का पतन होगा तो एक नया साम्राज्य उदय होगा, वाकाटक। और गुप्त राजा पता क्या करेंगे, वाकाटक राजाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और जो मध्य भारत है ये भी इस प्रकार से गुप्त राजाओं के पास आ जाएगा, जिसकी चर्चा और भी डीपली अगले चैप्टर में की जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि दक्कन और दक्षिण भारत की राजनीति कैसे चल रही थी। तो उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत की राजनीति कैसे चल रही थी भाई, तो उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत की राजनीति चल रही थी, ससानियों का हमला हो रहा है, कुषाण वंश का पतन हो रहा है, छोटे छोटे कबीलों के सरदार अपने अपने क्षेत्रों में शासन कर रहे हैं। पश्चिमी भारत में अगर हम बात करें तो शक राजा शासन कर रहे हैं और उसके बाद वाकाटक जो साम्राज्य था ये बहुत शक्तिशाली साम्राज्य होगा जिसका संबंध गुप्तों से वैवाहिक संबंध के रूप में बनेगा। अब हम दक्कन और दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं तो दक्कन और दक्षिण भारत में शासन कई सारे वंश मिलकर कर रहे थे। जैसे कि दक्कन में शासन कौन कर रहा था, सप्तवाहन वंश शासन कर रहे थे। तो भाई जैसे देखो गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, ऐसी सप्तवाहन वंश भी था जिसमें गौतमीपुत्र सप्तकर्णी जो था वो एक महान राजा बना हुआ था। तो सातवाहन राज्य की बात करोगे तो ये दक्कन में था, लेकिन धीरे धीरे करके सातवाहन जो राजा हैं इनका भी पतन होगा और फिर बहुत सारे नए नए वंश जो होंगे वो दक्षिण भारत की राजनीति में एक्टिव हो जाएंगे। लाइक दैट आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में देखोगे तो इक्ष्वाकु वंश के लोग शासन करेंगे, सालानकाय वंश के लोग शासन करेंगे और इसके अलावा छोटे छोटे क्षेत्रों पर अनेक वंश के लोग शासन करेंगे। कर्नाटक की बात करोगे तो कर्नाटक में एक शाही परिवार था कदम, जो कि बहुत ही ताकतवर शासक था और उसने बड़े पैमाने पर उस क्षेत्र में शासन किया, जिसके बारे में हमें वहां के शिलालेखों से पता चलता है, स्तंभ लेखों से पता चलता है। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारी तांबे की तख्तरियां मिली हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों पर पल्लव शासकों का भी शासन था। और पल्लव शासकों का जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था शिवम दा वर्मन।
वह एक शक्तिशाली शासक था और उसने अपने राज्य में आगे चलकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु इन सबको जीतकर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करी और अपनी राजधानी बनाई उसने कांचीपुरम को। क्लियर है। तो अगर आप दक्कन की बात करोगे तो दक्कन में सतवाहन शासक शासन कर रहे थे। अब उनकी शक्ति कमजोर होगी, धीरे धीरे उनका पतन होगा, तो छोटे छोटे राजवंश जो है उनका उदय होगा, जैसे इक्ष्वाकु, सलानकाय और अन्य राजवंश शासन करेंगे। लेकिन अचानक से क्या होगा, तमिलनाडु की राजनीति से एक नया परिवर्तन आएगा दक्षिण भारत की राजनीति में, जब पल्लवों का शासन होगा। जो पल्लव राजा होंगे वो आसपास के क्षेत्रों को क्या कर लेंगे, पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से भारत की राजनीति चल रही थी और ऐसी ही राजनीति में अचानक से गुप्त राजाओं का उदय होगा और ये जो गुप्त राजा होंगे ये धीरे धीरे करके इन पूरे के पूरे क्षेत्रों को कंट्रोल कर लेंगे और एक नए भारत की नींव रखेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए गुप्तों के उदय से पहले या फिर जिस समय गुप्तों का उदय हो रहा था उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो उत्तर पश्चिम भारत, पश्चिम मध्य भारत और दक्षिण दक्षिण भारत जो है इसके बारे में आप बता दोगे। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो और वहाँ पर मुझसे कुछ चीज़ें पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि गुप्तों का उदय। तो देखो, गुप्त राजाओं के उदय के बारे में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। उसका रीज़न ये है कि कुछ भी ऐसे सटीक प्रमाण नहीं मिले हैं जिसके आधार पर हम ये तय कर सके कि गुप्तों का उदय कैसे हुआ। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और उसके बाद उसका बेटा जो घटोत्कच था वो राजा बना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, जो गुप्त वंश की स्थापना की है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने करी है। तो ऐसे में ना गुप्त शासन की स्थापना किसने करी है, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच में बहुत मतभेद हैं, क्योंकि उनके बारे में जानकारियां बहुत कम है शुरुआती राजाओं के बारे में। एक शिलालेख तो ऐसा मिला है सप्तवाहन राज्य में जहां पर एक नाम मिला है शिवगुप्त। तो कुछ लोग कहते हैं कि शिवगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना करी होगी। तो ऐसे में जो विभिन्न विद्वान हैं उनकी अलग अलग राय है गुप्तों के उदय के बारे में। तो कुल मिलाकर हम जो सटीक जानकारी लेते हैं वो लेते हैं इस इलाहाबाद के स्तंभलेख से। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गुप्तों की जो उदय हुआ था वो मगध में हुआ था, बिहार में यानी कि। कुछ कहते हैं नहीं, इनकी उत्पत्ति ना उत्तर प्रदेश में हुई थी और उसके लिए लोग अलग अलग तर्क देते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर इतिहासकार सहमत है वो ये हैं कि गुप्तों का उदय जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश से ही हुआ था, क्योंकि इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है वहाँ से स्तंभ अभिलेख मिले हैं जिसमें हमें बहुत सारे गुप्तों की जानकारी मिली है। इसके अलावा सिक्के भी मिले हैं और जब आप पुराणों का अध्ययन करोगे ना तो उसमें भी ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का ही वर्णन किया गया है। तो ये बात तो पक्का है कि गुप्त राजाओं का जो उदय हुआ है वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि जो गुप्त राजाओं का उदय हुआ, पहले पता है क्या थे गुप्त राजा? पहले गुप्त राजा एक सैनिक के रूप में, सामंत के रूप में कुषाण शासकों के अधीन कार्य करते थे। यानी कि जब उत्तर भारत में कुषाण राजा शासन कर रहे थे तो उस दौरान उनके जो सामंत थे, उनके जो शक्तिशाली सैनिक थे वो कहीं ना कहीं गुप्त थे और फिर आगे चलकर उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और फिर अपने आप को महाराजा अधिराज की उपाधि दे दी। बहुत सारे अभिलेखों का अध्ययन करो, बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों का अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि श्रीगुप्त प्रथम राजा बनेगा, ठीक है, फिर उसका बेटा घटोत्कच राजा बनेगा, लेकिन चंद्रगुप्त जो प्रथम है ये पहला स्वतंत्र राजा बनेगा जो अपने आप को कुषाण वंश से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा। यानी कि अब तक का मुद्दा यह है कि गुप्त राजाओं का जब आप इतिहास पढ़ोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जो इतिहासकार और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और हमारी किताब के जो शब्द हैं इसे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो इसे आप सिंपल सी 3 लाइन में याद रखो। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गुप्त वंश का उदय किससे किया होगा, महाराजा गुप्त यानी कि श्रीगुप्त ने, ये संस्थापक होंगे और फिर महाराजा घटोत्कच जो हैं वो इनके पुत्र होंगे। लेकिन ये दोनों जो होंगे वो कुषाण वंश के अधीन कार्य कर रहे होंगे। लेकिन आगे चलकर श्रीगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम जब राजा बनेगा तो ये अपने आप को कुषाण वंश से क्या कर देगा, स्वतंत्र घोषित कर देगा और अपने आप को महाराजा अधिराज की उपाधि दे देगा, जिससे ये पता चलता है कि सबसे पहला राजा जो होगा स्वतंत्र राजा वो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। तो आपसे कोई पूछे कि गुप्त वंश में पहला राजा कौन सा था जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करी, तो वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम था, जिस जो पहला राजा था। इसकी बात की जाए तो इसने आगे चलकर लिच्छवी राज्य के साथ अपने वैवाहिक संबंध बनाए। इसकी बात की जाए तो इसने अपने राज्य अभिषेक के लिए 319 और 320 ईस्वी को चुना था, जहां से गुप्त संबंध शुरू होता है। इसके साम्राज्य में आधुनिक बिहार के हिस्से उत्तर प्रदेश और बंगाल थे और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसके अलावा नेपाल राज्य में जो लिच्छवी वंश थे उनकी राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ और इन्होंने अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा को और ज़्यादा आगे बढ़ाया। ये सब जो इतिहासकारों को पता चल रहा है, ये पता चल रहा है यहाँ जो सोने के सिक्के मिले हैं इन सिक्कों पर लिच्छवाहे की कहानी संबंधित बैठी देवी का एक चित्र बना हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किया होगा, जिसका नाम क्या था? रानी कुमार देवी।